Friends, welcome to my channel. Actually, after the post लॉकडाउन सबसे बड़ा सवाल होगा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो एक वैकेंसी होगी, बहुत सारे पोस्ट होंगे, तो कंपनियां आगे कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में सबसे मेन चीज़ होने वाला है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को और अच्छा कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो मैंने सबसे पहला क्वांट एबिलिटी मैं आज चालू करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आज हम क्वांट एबिलिटी, अब देखिए मैं सोच रहा हूँ इसको इतने अच्छे तरीके से हम पढ़ाएं ताकि ये जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इक्वेशन। अब जिनका जो बेस है वो मैथ्स नहीं है, वो कैसे समझेंगे इस टॉपिक को? सर मैंने तो सुना ही नहीं इक्वेशन क्या होता है, सिंपल इक्वेशन क्या होता है। टॉकिंग अबाउट इक्वेशन, इक्वेशन कोई भी ऐसी चीज है जब मान लीजिए समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अगर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको साइन पे फोकस करना है, इक्वल टू के साइन पे। ये हमारा इक्वल टू का साइन। अगर आपको ये साइन दिख रहा है मतलब वो फॉर्म क्या है, इक्वेशन का फॉर्म है। कभी कभी ये लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का जो साइन आ जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन है। और ये है साइन किसका है, इक्वालिटी का। तो आज जब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशन। तो अभी आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इक्वेशन का मतलब होता है समथिंग इक्वल टू समथिंग। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले सिंपल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहला एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का एकदम बहुत ही सिंपल अर्थ में बताऊंगा। कोई भी इक्वेशन नंबर्स प्लस वेरिएबल से फॉर्म होने वाला है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 7x + 3y इक्वल टू लेट्स से 12। या तो अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो 4x इक्वल टू 12। तो इसमें जानने वाली बात क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का हिंदी में मतलब होता है वो कोई भी चीज जो हर बार चेंज हो जाए, जो हर बार बदलती रहे। जैसे ये x का वैल्यू, तो जो चीज़ हमको नहीं पता है, जो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है हर बार, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और ये हमारा क्या होगा, नंबर्स। तभी आपको दोस्तों समझ में आ गया जब भी कभी मैं वेरिएबल बोलूँगा। लेकिन हमने मैथ्स में हमने देखा है ज़्यादातर x, y, z को लेते हैं। यहाँ पे हम A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे ताकि आप कभी भी कोई भी सन से घबराए नहीं। बहुत बार क्या होता है, बच्चे x + z को प्रिपेयर लेके चलते हैं और एग्जाम में PQL आ जाता है, तो उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए हम A to Z के बीच में सारे अल्फ़ाबेट जो भी रहेंगे हम ट्राई करेंगे डिफरेंट अल्फ़ाबेट के साथ इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जिसका वेरिएबल, ये क्या है आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है ना, पावर, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, एक बार आप जहां पे आप देख रहे हैं वीडियो, एक बार जोर से बोले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री। ठीक है, अब ये डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन लीनियर इक्वेशन जब भी मैं वो वर्ड यूज करता हूं मतलब क्या होता है, उसका डिग्री कभी भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आपके इक्वेशन में वेरिएबल का जो डिग्री है अगर वो 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। अगर मान लीजिए अगर ये x² के फॉर्मेट में है तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम क्वाड्रेटिक में नहीं डील करने वाले हैं। आज हम सिर्फ क्या डील करेंगे, लीनियर इक्वेशन। मतलब हम सिर्फ वही वेरिएबल लेने वाले हैं जिनका पावर क्या होने वाला है, 1 होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके आगे की चीज़ों के लिए हमें ये देखना है, जैसे समझ लीजिए मैंने आपको कोई इक्वेशन दिया, आपको हमेशा क्या करना है, आप उसके अंदर जो अननोन होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक सिंपल सा बेसिक रूल बताता हूँ। अभी जैसे समझ लीजिए आपने इक्वेशन तो अभी देख लिया, एक सबसे पहला फंडा, आपका आंसर कैसे निकलेगा। मान लीजिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे, जो हमारे फ्रेंड्स होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे समझ लीजिए मैंने बोला कि सर मेरे पास वेरिएबल क्या है, x है,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन, अननोन मतलब क्या, जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं पता, हमें x की वैल्यू नहीं पता है। तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितना है, x है, उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 3x = 12, तो ये कितना इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, और अननोन वेरिएबल भी कितना है, 1। अगर आपको ऐसे केसेस मिलेंगे तो हमेशा जो आपका जो सोल्यूशन होगा ये टाइम पे, जो इसका सोल्यूशन हुआ उसका क्या होगा, सोल्यूशन बहुत ही यूनिक होगा। अब यूनिक मतलब कैसा होता है, यहाँ पे आप इसको हल करोगे तो x का वैल्यू सब लोग बोलेंगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये बहुत ही यूनिक आंसर है, यूनिक सोल्यूशन है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी समझो कुछ लोग का सवाल ही होगा, सर मेरे पास x और y दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जैसे 4x + 3y = 12, 2x + 5y = 20। तो अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको इक्वेशन नहीं दिया है तो आपका अननोन वेरिएबल कितना है, x और y, मतलब कितने हो गए, दो अननोन वेरिएबल। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है यहाँ पे, 1 है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, ये 2 है और ये 1 है, तो क्या इसका आंसर निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, आंसर होगा यूनिक सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अभी समझ लीजिए दूसरा केस है जहाँ पे मैं आपको दो इक्वेशन दे रहा हूँ और आपको कितना अननोन वेरिएबल होगा, 2। मतलब यहाँ पे आपको x का वैल्यू भी निकालना है और y का वैल्यू भी निकालना है, मतलब कितने अननोन वेरिएबल हो गए, 2, और इक्वेशन भी कितने हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो कितने हैं, 2। मतलब ये समझ लीजिए अननोन वेरिएबल भी 2 है और ये भी कितने होंगे, 2। तो आपको समझ में आया कैसे निकालना है। अब समझ लीजिए कुछ ने बोला सर हमको तो ट्रिपल भी आता है, मतलब x y z 3 है, तो अब आप इतना समझ लीजिए अगर ये 2 इक्वेशन होंगे और 3 अननोन तो आंसर आपका नहीं आएगा, मतलब ये यूनिक सोल्यूशन नहीं बनेगा। अभी मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ मुझे 3 इक्वेशन अननोन है x y और z, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2x + 3y + 5z = 12, 3x + 7y + 6z = 14, + 5x + 8y + 9z = 20। तो अब ये जरा देखिए यहाँ पे कितने अननोन वेरिएबल है अपने पास, 3 अननोन वेरिएबल है, और इक्वेशन कितने, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या इस वैल्यू का आंसर यूनिक सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो आप मुझे ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब हम इसमें आज क्या करने वाले, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपको मैं प्रॉब्लम सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, एज प्रॉब्लम पूछा जाता है, मार्क्स वाले प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में इतने प्लस नेगेटिव मार्क्स है, पॉजिटिव मार्क्स है, कुछ बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं तो बच्चों को कितना स्कोर आएगा। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेने वाले हैं। और एक बात, अगर आपको एप्टीट्यूड्स अगर आपको बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हम बात करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको एक बात बहुत पहले लिखाया, किसी ने बोला होगा सर अच्छा ये चीज़ मुझे समझ में आई है कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। अगर ऐसा आएगा तो आपका सोल्यूशन सेट हमेशा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, बराबर है। लेकिन अब नेक्स्ट सवाल, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल, अभी होता है ना कभी कभी कम और ज़्यादा हो गया, तो जैसे मैं आपको पढ़ाते टाइम बता रहा था, अगर आपका वेरिएबल ज़्यादा है, ठीक है, और समझ लीजिए आपका नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, तो क्या, तो आंसर क्या होगा। इसका एकदम सिंपल सा हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए मेरे को 3 अननोन वेरिएबल है x, y और z। अब मैं सिंपल सा वैल्यू लेता हूँ, 2x + 3y + 4z = 20, 2x + 5y + 9z = 25। अब ये देखिए अगर मैं क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ तो बेसिकली अभी आप क्या इसका आंसर निकाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। आपको पता करना है 3 वैल्यू, लेकिन इक्वेशन कितना है, 1 और 2, तो इसका इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा। अब अगर मान लीजिए इसका कभी कभी इक्वेशन क्या आ जाता है पता है आपको, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन से मेरा मतलब क्या है वो ज़रा समझिए आप। इनफाइनाइट मतलब क्या, अगर इमेजिन करिए अगर मैं वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, x और y का वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो जितना मैं x और y का वैल्यू चेंज करूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे z का वैल्यू मिलते
जाएगा। किसी तरीके से मैंने अगर x और y का वैल्यू निकाल लिया, जैसे मैं x और y का वैल्यू चेंज करूंगा उतना ही ज़्यादा मुझे z का वैल्यू चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे मेरा x और वैल्यू चेंज होगा उतना ही ज़्यादा मुझे z का वैल्यू मिलेगा। मतलब ये सोल्यूशन कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन जा रहा है। तो अभी इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत बार अगर समझ लीजिए, अगर ऐसा आपको इक्वेशन दिया हुआ है और अगर आपका जो ये अननोन वेरिएबल जो मैं बोल रहा हूँ x, y और z, ये हमारे क्या है अननोन वेरिएबल, अगर ये प्रॉपरली एक रेशियो में देंगे, जैसे 2 4, इसी क्वेश्चन को चेंज करके बता रहा हूँ, ये लेट से मैं कुछ भी ले लेता हूँ 17, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 6 इक्वल टू 9 से। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलता हूँ इस इक्वेशन में x अपॉन वाई का रेशियो क्या है, 2/4 आप बोलोगे, मतलब ये इनडायरेक्टली क्या आ रहा है, कटने के बाद 1/2। क्या इसका भी आंसर 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका रेशियो? मतलब अगर आपके दो कोएफिशिएंट जो रहेंगे, अगर उनका रेशियो दोनों इक्वेशन का अगर सेम आ रहा है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द z। तो इसके लिए मैं आज आपको एक एकदम मूल मंत्र दे रहा हूँ, वो आप अपने बुक में लिख लीजिए, जो मैं अपने सीधा नोट से लिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये बोलूँगा, आप पेन और बुक लेके ये सारे रूल्स जो मैंने बनाए हैं या जो पहले से थे उसको मैंने नोट डाउन किया है, आप एक बार लिख लीजिए। पहला रूल क्या बोलते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रूल जो इसके पहले आपको समझा रहा था रेशियो वाला, उसको मैंने एकदम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। जैसे क्या बोलता है, वन वेरिएबल कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड ओनली इफ द कोएफिशिएंट ऑफ अदर टू वेरिएबल्स आर इन द सेम रेशियो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे देखिए क्या x का वैल्यू यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है वो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो रेशियो क्या आएगा 1:2। ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो वापस रेशियो क्या आएगा 1:2। मतलब आप ये पर्टिकुलर इक्वेशन से आप यहाँ पे y का यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज जब आप सॉल्व करोगे तो आपको y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप उसको कांस्टेंट लगा दो, कांस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन, जैसे समझ लो मेरे पास बहुत बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन मैंने बोला कि मुझे सिर्फ इसके अंदर का सोल्यूशन चाहिए, मुझे ये पूरे से मतलब नहीं, मुझे ये मतलब मैंने क्या सेट कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर दी, तो मुझे जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फाइनाइट नंबर, मतलब मुझे इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, मुझे जो इसके अंदर के सोल्यूशन होंगे मुझे बस वही मिलेंगे। तो जब मैं लिमिट्स या जब मैं बाउंड्री पुटअप कर दूंगा तो मुझे कभी भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ओके, सो मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम। बेसिकली जो एप्टी वगैरह में जो पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इक्वेशंस में और उसके बाद आपको उस चीज़ को सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं, ये मेरा है सबसे पहला चीज़, हम लोग सोल्यूशन करेंगे वन अननोन। सिर्फ कितना अननोन दिया रहेगा, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं सम पे। ट्वाइस अ नंबर इज 12 मोर देन हाफ द नंबर, व्हाट इज द नंबर। तो आपको इसमें बोला गया कुछ तो नंबर वगैरह पता करना है, तो क्या मुझे नंबर पहले से पता है? नहीं, वही तो मुझे पता करना है ना। तो मैं बोलता हूं लेट द नंबर बी x। मैंने नंबर जो मुझे पता करना है उसको मैंने क्या मान लिया कि मैं उसको क्या लूंगा, मैं आपसे उसको एक नाम दे रहा हूं, उसको मैं क्या बुलाऊंगा, x बुलाऊंगा। आया समझ में? अब एक बार हम पढ़ते हैं, ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस, कहीं पे भी आपको ट्वाइस थ्राइस मतलब आप समझ जाओ उसको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। समझ में? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई किसके साथ, और नंबर। लेकिन अपने को नंबर पता है क्या? नहीं। उसी नंबर को हम क्या बोल रहे थे, x। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर, मतलब 2 टाइम्स ऐसा, ट्वाइस द नंबर। इज 12, इज बोला मतलब समझ में आया, इस मतलब याद रखना कभी भी इज बोला मतलब इज इक्वल टू। आया समझ में? आया कि नहीं आया सबको? बना लोगे प्रॉब्लम। तो इज बोला मतलब क्या आएगा, इज इक्वल टू, तो क्या लगा दोगे आप, इक्वल टू। आया? अब उसको आगे प्रॉब्लम कैसे फॉर्मेट करेंगे हम, इज 12 मोर देन। अब मोर बोल रहा है, मोर मतलब क्या है, ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या होता है, प्लस। आया समझ में क्या? तो 12 मोर, मोर मतलब ज्यादा होगा, किससे ज्यादा, हाफ द नंबर, हाफ नंबर का आधा। नंबर हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है यहाँ पे, x, तो x आधा कितना हो गया, 2। तो सबसे पहला बेसिक रूल सारे नॉन मैथ्स वालों को और जो सारे मैथ्स वाले हैं उनके लिए, सारे अननोन वेरिएबल को आप क्या कर दोगे, एक साइड। याद रखना, सारे अल्फाबेट एक साइड, सारे नंबर एक साइड। तो क्या ये अल्फाबेट है, हाँ सर ये अल्फाबेट है। क्या ये नंबर है, हाँ ये बराबर है। क्या ये अल्फाबेट है, हाँ ये क्या है, अल्फाबेट। तो इसको मैं क्या करूंगा, पूरे टर्म को इस साइड, यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये
माइनस बराबर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 12। अब सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक गुणा हिंदी में, वो कर सकते हैं आप लोग। तो 2 जा कितना हो जाएगा 4x माइनस क्या x कॉमन 12 इक्वल्स टू 12। अब आगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैसे सॉल्व होगा, ये 2 यहाँ पे है डिवाइड में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x में से 3x गया तो कितना सिंपल है, क्या है 3x बचेगा, और यहाँ का 2 इधर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 2 जा 24। तो क्या सबको 3 का पहाड़ा आता है? अगर आता है तो आप कमेंट कीजिए आंसर कितना है। आप लोग आंसर भेजिए, मेरा आंसर तो निकाल लिया, कितना है मेरा आंसर 8। तो ये दिए गए ऑप्शन में से 8 है क्या? हाँ सर 8 है, तो राइट आंसर क्या है ए। अब ये जो क्वेश्चन है ये है 2 अननोन। 2 अननोन तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चलो एक बार पढ़ के देखते हमको समझ में आ रहा है कि 2 अननोन है। अच्छा 2 पेंसिल, 2 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स कॉस्ट, अच्छा 2 पेंसिल और 3 पेन बोला तो हमने बोला इसको 8 रुपीज हो गया, ओके। 2 पेन एंड 3 पेंसिल कितना बोल दिया 7। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द पेन? तो क्या आपको इसमें एक पेंसिल का कॉस्ट पता है क्या? नहीं। क्या आपको इसमें पेन का कॉस्ट पता है क्या? नहीं। क्या दोनों सेम है? पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग से अज्यूम करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, हमेशा कभी भी आप अज्यूम करोगे तो 1 पेंसिल यूनिट का अज्यूम करना आप, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी, कितना बोला हमको पता है नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ चलो मैंने कितना अज्यूम कर लिया, कितना रुपीस होगा x रुपीस, मुझे नहीं पता तो मैंने लेट कर लिया x रुपीस। लेट द कॉस्ट ऑफ 1, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, आप यूनिट का एज्यूम करते हो, तो 1 पेन बी कितना होगा मुझे पता है क्या? नहीं। तो मैं कितना अज्यूम कर लूंगा y। अब यहाँ पे आप सब वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको सॉल्व करने का आप एक बार, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इसको आप इक्वेशन में फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, देखिए कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो 2 पेंसिल मतलब 2 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपया, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x। 3 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है y, तो इसका कितना हो जाएगा प्लस 3y। तो भैया जब मैं गया दुकान पे, मैंने 2 पेंसिल खरीदी और समझे 3 पेन खरीदे, दुकानदार को कितने रुपए दे दिए मैंने 8 रुपए। 2 पेन एंड 3 पेंसिल, वापस मैं दुकान पे जा रही थी, मैंने क्या खरीद लिया। अब जरा देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत बच्चे फ्लो में अज्यूम गलत करते हैं, बोलते सर पेंसिल तो पहले पेंसिल लिख देंगे, बट यहाँ पे टर्म्स उल्टे दिए गए। पहला क्या है 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल का कितना हो गया बोलिए 3x, और यहाँ पे क्या है 2y। अब जब मैं दुकान से लिया, मुझे कितना दुकानदार को देने पड़े 7 रुपए। मुझे पता करना है 5 पेंसिल और 5 पेन का दाम कितना। बहुत सारे लोग फटाफट निकाल के आंसर सॉल्व करने बैठ गए होंगे, x को काटा y को काटा आंसर निकाल, लेकिन ज़रा देखिएगा ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको इसमें दिमाग लगाना, सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 5 पेंसिल और 5 पेन, अगर मैं दोनों का ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मैंने अज्यूम किया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं ऐड करता तो क्या मुझे डायरेक्टली मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या इसको? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमने कितने टाइम बचा लिया, किसी ने जो सॉल्व किया उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा, लेकिन ये वाले हमने कितना टाइम बचा लिया अपना, कम से कम 1 से 2 मिनट। ओके, लेकिन ये 13 नहीं है, सॉरी, ये क्या है यहाँ पे 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, राइट। तो आंसर आपका है ए। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये क्वेश्चन से ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बोला है, एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, चलिए इसके पहले मैं इसको 2 डिजिट वाला क्वेश्चन समझाता हूँ कैसा होता है। 1 डिजिट बोला मतलब सर 5, रैंडम नंबर लेंगे। 2 डिजिट बोला मतलब 25। अब ये 20 कैसे आया होगा, 20 प्लस 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं, बराबर है। तो ये मैंने ऐसे लिखा। अगर मैंने बोला ये 3 डिजिट नंबर है तो इसको लिखने का नया तरीका क्या होगा, 100 प्लस 20 प्लस 5 बराबर हो या नहीं। तो ये हो गया आपका क्या 3 डिजिट नंबर ऐसे फॉर्म्स होने वाले, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये टर्म्स में। अब इसमें क्या बोला है 3 डिजिट नंबर, क्या मुझे नंबर पता है क्या? नहीं। तो मैं लेट करता हूँ, लेट द 3 डिजिट
नंबर बी। अभी मैं बोलता समझो 3 डिजिट नंबर, मतलब 1 2 5 मैंने रैंडमली कुछ भी लिया, तो 1 के जगह पे मैंने x सेलेक्ट किया, 2 के जगह पे मैंने y और इसके जगह पे 5। अब जैसे हम लोग उसको अज्यूम करें तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ूंगा, ये सम जिसको मैं कैसे इसको और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, 100x प्लस 10y प्लस z। चाहे मैं ये लिखूँ चाहे मैं ये लिखूँ, बात एक ही है। नेक्स्ट, ये तो समझो मैंने 3 डिजिट नंबर तो पता लगा लिया ना कि ये मेरा 3 डिजिट नंबर है, एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। रिवर्सिंग मतलब क्या होना चाहिए, ये नंबर किस में करना चाहिए, x y z और x ऐसे। तो मैं लिखता हूँ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अब उसके डिजिट को मेरे को रिवर्स कर देना है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर ऐसे फॉर्म हो गया रहेगा, z y x। इसको और लिखने का तरीके कैसे होंगे, 100z प्लस 10y प्लस x। क्या बोला है, एंड द नंबर फॉर्म ओके इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस। डिफरेंस का हमेशा मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट करना है। आपको क्या करना है उसके अंदर, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट यानी सिंपल भाषा में बोलूँगा क्या करना है आपको, माइनस। कौन सा, अब इसमें पहला टर्म कौन सा, दूसरा। पहला टर्म हमेशा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 100x प्लस 10y प्लस z। सबट्रैक्ट करोगे आप रिवर्स वाले नंबर से, लेकिन याद रखना यहाँ पे 3 अलग डिजिट है ना, इसलिए आप कभी भी क्या पुट करोगे, ब्रैकेट, ताकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। 100z प्लस 10y प्लस x। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है कितना है, आई डोंट नो द वैल्यू, तो मुझे निकालना है। तो चलिए मैं ब्रैकेट ओपन करके देखता हूँ क्या आता है आंसर। क्या आएगा, 100z प्लस माइनस, बताओ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस x। अब ये कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे प्लस प्लस। इसमें मैं एक और रूल बता देता हूँ आपको, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं सोचा जिसको नहीं आता उसको आ जाए। दोस्त का दोस्त क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम सबका। दोस्त का दोस्त मेरा क्या होगा, मेरा फ्रेंड है राजेश, उसका दोस्त है प्रकाश, तो वो मेरे क्या हो गए, दोस्त हुआ ना। दुश्मन का दोस्त, अब समझो मेरा कोई दुश्मन है और उसका कोई दोस्त है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि मेरे दुश्मन का जो दोस्त हो मेरा भी दुश्मन ही होगा। नेक्स्ट, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा क्या हो जाएगा, मैं अभी मेरे दोस्त को कोई मारे तो मैं भी जाकर उसको मारूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और दो दुश्मन का दुश्मन मेरा क्या हो जाएगा, दोस्त। तो ये आप कहीं पे लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। उसी तरीके से मैंने ये चीज़ें करके दी है, ये आप कहीं लिख लीजिएगा। अब सॉल्व करेंगे सारे x का वैल्यू x के साथ। 100x माइनस एक्स कितना बच रहा है, माइनस एक्स मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, तो 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा 99x, राइट। 10y प्लस 10y और माइनस 10y बराबर होगा ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। z माइनस 100z बड़ा कौन सा है, ये साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, तो माइनस z। ओके, अब आते ही ये हमने इससे छोटा हो सकता है क्या, रिड्यूस नहीं हो सकता। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे, क्या ये 101 से डिविजिबल होगा, आंसर होगा नहीं। क्या ये 99 से डिविजिबल होगा, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी 99 है, यहाँ पे 90, तो आंसर 99 हो सकता है। लेकिन अच्छा है कि हम आगे का ही क्वेश्चन देख ले। ओनली 11, देखो 11 से तो होगा, लेकिन ओनली 11 होगा क्या, नहीं। ओनली 9 ही होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि 9 से भी होगा, 11 से भी होगा, 99 से भी होगा। तो लेकिन ओनली यहाँ पे वर्ड दिया, तो ओनली से तो नहीं है ना, और भी है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या है हमारा 99। ओके, तो अभी हम इसके आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आए तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोलूँगा यही क्वेश्चन आने वाला है, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस आएंगे और जिसको आप आराम से सॉल्व कर सके इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, व्हेन अ नंबर, कोई एक नंबर है, इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट। क्या बोला है यहाँ पे, जरूरी याद रखना है 2, और वो भी पार्ट कैसे होंगे, अनइक्वल पार्ट्स। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 अनइक्वल पार्ट इज 48 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द 2 अनइक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द नंबर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को पॉज करें, इसका आप इक्वेशन में इसको आप सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इक्वेशन फॉर्म करके देखो आप। मैं अब आगे बढ़ते हैं।
सोल्यूशन की तरफ। व्हेन अ नंबर इज डिवाइड, अब मुझे पता है क्या कि एक कोई तो नंबर है, एक अजम्पशन बता रहे हो, 2 नंबर है, इसको 2 पार्ट में बांटा। लेट्स अज्यूम करता हूँ x और y। अगर आपको नहीं जम रहा है x और y तो आप a और b भी ले सकते हो। मैं इसलिए रह रहा हूँ ताकि आप हर बार x y से ही सॉल्व ना ही करो, आप हर नंबर अल्फाबेट से सॉल्व करके दो। इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, 2 अनइक्वल पार्ट है, मुझे नंबर से कोई लेना देना है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे एट द लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर, और वो नंबर क्या है। आया समझ में? सबसे पहले मैं करता हूँ लेट द 2 अनइक्वल पार्ट्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, राइट। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि 2 अनइक्वल पार्ट मेरे लिए क्या होने वाला है, x और y। अगर आपको चाहिए, अगर आपको x y से नहीं सॉल्व करना है, a b से करना है, तो आप a b से ट्राई करके देखो, कोई इसमें इशू नहीं। अब मैंने इतना अज्यूम कर लिया। अब बात करते हैं मुझे दिया क्या गया है क्वेश्चन में। ऐसे नंबर आपको 2 नंबर में बढ़ गया, मतलब मैंने ये पहला लाइन तो सॉल्व कर लिया पूरा, मैंने 2 पार्ट अज्यूम कर लिए। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स मतलब समझ में आता है, ये नंबर का स्क्वायर और वो नंबर का स्क्वायर, दोनों को क्या करना है, डिफरेंस, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 अनइक्वल पार्ट, ये हो गया इतना। इस, अब मैंने दोस्तों आपको ये चीज बताया था, इस सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटता है। इस मतलब क्या लिखोगे आप, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 48 टाइम्स। कभी भी याद रखना, ट्वाइस, थ्राइस या टाइम्स होगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 48 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय, ओके। द डिफरेंस ऑफ द 2 अनइक्वल पार्ट, तो पहला अभी किसका बोला, किसका 48 टाइम्स है, डिफरेंस किसका, मतलब समझो मैंने लिखा है डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस किसका होगा, 2 अनइक्वल पार्ट। तो 2 अनइक्वल पार्ट मैंने क्या अज्यूम किया था, ए और बी। तो मुझे बस क्या करना है, व्हाट इज द नंबर, दोनों को माइनस करने का मेरे पास नंबर क्या आ रहा है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैंने इक्वेशन आपको फॉर्म कर देंगे, यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखिए कैसे आता है। सबसे पहले एक बेसिक रूल में यहाँ पे बता दो, जिसको जो नॉन मैथ्स वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट है, ओके। सबसे पहला आपको ये देखना कि वो नंबर एक्चुअली में था क्या, ये नंबर आपको पता करना है ना कि ये नंबर था क्या एक्चुअली। तो ये नंबर कैसे पता होगा, जब a प्लस बी कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा नंबर क्या है। तो मैं a माइनस बी, सबसे पहले आप क्वेश्चन को, इक्वेशन को देखो, क्या मुझे a प्लस बी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या आंसर है हाँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। तो मैंने ये चीज़ को मैं इसमें लिखता हूँ, चलिए a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 48 a माइनस बी। तो क्या ये और ये कट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 48। मतलब जो ओरिजिनल नंबर था, ये नंबर क्या था एक्चुअल में, 48। अगर आपने आंसर सही निकाले हैं तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सीख लीजिए ताकि आप आगे आंसर कम से कम निकाल सकें, ओके। तो ये थोड़ा सा मैंने डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी आपकी बढ़ा दी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन एन एग्जामिनेशन 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फेल बाय 10 मार्क्स। मतलब एक एग्जाम हुआ था, उसका 3/5 ऑफ द स्टूडेंट जितने भी होंगे तो वो लोग क्या हो गए, 10 मार्क्स से फेल हो गए। एंड 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 10 मार्क्स अबाउ द पास मार्क। मतलब जितना पासिंग रखा गया था 10 लोग उसके वजह से फेल हुए और 10 लोग उससे पास मार्क्स से ज़्यादा लाए हैं। ईच ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स गॉट 20 मार्क्स अबाउ द पास मार्क। बाकी के जो बच गए लोग, उन्होंने पास मार्क्स से कितना ज़्यादा लाया है, 20 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स हु गेव द एग्जाम स्कोर 62 मार्क्स ऑन एन एवरेज। कितने मार्क्स लिए हैं, 62 मार्क्स। सबसे पहली चीज़ ये, थोड़ा सा आप इसके यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार आप अपने मन से इक्वेशन बना के देखिए कि आप इक्वेशन बना पा रहे हैं, और फिर बाद में आप कमेंट कीजिए कि क्या आपका आंसर आया है या नहीं आया है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके सोल्यूशन के ऊपर। का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हूँ, या मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं आती है, ओके। तो सिंपल सी चीज़, मैं जो दिया हुआ है मैं उसे लिख लूँगा। कितने चीज़ों के बारे में, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले मैं अगर लिखता हूँ, मुझे किसी, अच्छा 3/5 ऑफ द स्टूडेंट, मतलब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, कितने पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट 3/5 बोला है। ये 3/5 ऐसे लोग हैं जो पासिंग मार्क्स से फेल हो गए। कहीं पे भी जिक्र हुआ है क्या पासिंग मार्क का, कितना था पासिंग मार्क,
नहीं। क्यों नहीं जिक्र हुआ? बिकॉज हमको वही तो पता करना है ना, पास मार्क कितना है। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द पास मार्क बी। कितना मैं ले सकता हूँ? x अज्यूम करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा पास मार्क क्या है, तो मैं इसे क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ? मैं x अज्यूम करके चल रहा हूँ। अब आते हैं हम इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। 3/5 ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 10 मार्क कम। 3/5 ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड, फेल हुए हैं ना, तो कितने स्कोर हुए होंगे? x माइनस 10। x मेरा पासिंग था, उससे 10 मार्क्स उन्होंने कम लाया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन? ओके। 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट, 1/5 ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड, कितने स्कोर किए उन्होंने? 10 मार्क्स अबाव। पास मार्क कितना था? x ना, अबाव मतलब ज्यादा। कितना ज्यादा? लेकिन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है कितना? x प्लस 10। बाकी बचे लोग ईच ऑफ द रिमेनिंग, अब पता करना पहले तो रिमेनिंग क्या है। तो टोटल मान लीजिए, हम कैसे पता करेंगे? टोटल हिस्से कितने थे? 5 में से 3 इधर है, 1 इधर, तो बचा कितना है? 1/5। तो बच्चे कितने हैं हमारे पास? 1/5। यही हमारा रिमेनिंग है स्टूडेंट। कैसे, अगर आपको नहीं आ रहा होगा कैसे निकालना है, तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल हुए थे 5, 3 + 5 + 1/5 प्लस मुझे x नहीं पता है, मुझे क्या है आंसर। और कभी भी जब आप इक्वेशन करोगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो एक शॉर्टकट में देख लेंगे, 3 डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो कितना जो 4 + x = 1, तो देयरफॉर x = 1 - 4/5, तो आंसर आएगा आपका 1/5। तो हमारा रिमेनिंग क्राउड कितना है? 1/5 का। उन्होंने क्या किया है? गॉट 20 मार्क्स अबाउट द पास, तो ऑफ द स्टूडेंट स्कोर, कितना स्कोर किया है? पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है? 20 मार्क्स, तो x + 20 मार्क्स मुझे पता करना है वो पास मार्क्स। लेकिन एक और चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन दी है, क्या? 62, लेकिन 62 है क्या? एवरेज। तो सबसे पहली चीज़, पूरा कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ है वो इस लाइन पे छुपा हुआ है, 62 मार्क्स ऑफ द एवरेज। सबसे पहली चीज़, आप एवरेज कैसे निकालते हो? अगर मैं एक जनरल टर्म में बोलूँगा एवरेज मार्क्स, समझ लीजिए, आप अपने आप को अज्यूम कीजिए आप एक क्लास के टीचर हैं, आपने कोई तो एक एग्ज़ाम ले लिया है। अगर मैं बोलूँगा एवरेज मार्क्स, तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे? सारे लोग ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स बराबर है, मतलब कितने मार्क्स टोटल, सबके मार्क्स ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय कितने लोग ने एग्जाम दिया होगा वो आप करोगे, तो मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये चीज़ हो गई आपकी। सॉल्व कैसे? एवरेज मार्क्स क्या आपको पता है क्या? कितना है? 62। अब नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर, किस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, 3/5। अच्छा, अब दूसरी चीज़, नंबर ऑफ द सम, ये तो हो गया हमारा। अब हमको सॉल्व करना है किसने कितना मार्क्स स्कोर करके रखा है। तो क्या हम लोग बता सकते हैं? अच्छा, 3/5 जो बच्चे हैं उन्होंने कितना स्कोर कर लिया है? x - 10, तो 3/5 इतने स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कितना स्कोर किया? x - 10। 1/5 स्टूडेंट कितना स्कोर कर लिए हैं? x + 10। 1/5 ने कितना स्कोर किया? x + 20। ये हो गया आपका यहाँ तक का इक्वेशन की इतने स्टूडेंट ने इतना स्कोर किया, ये स्टूडेंट ने इतना स्कोर किया, इस स्टूडेंट ने, तो मुझे पता चल जाएगा पूरे क्लास के टोटल मार्क्स एवरेज में सम कितने आएंगे। ओके विद दिस, अब टॉकिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट होंगे? एक मिनट। ओके, तो अब आगे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे सब पार्ट में रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिवाइड बाय 1 कर देंगे। 1 रीज़न लेने का रीज़न ये था, हम ये पार्ट्स में अज्यूम करें, जैसे 3/5, 1 + 1/5 + 1/5, आंसर 1 आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे 1 लिखा है। अब आगे में थोड़ी सी स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता हूँ। ओके, तो 62 = क्या इसको हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो 3/5x माइनस 3/5 × 10 बराबर प्लस 1/5x प्लस 1/5 × 10 प्लस 1/5x प्लस
1/5 20 इंटू, अब मुझे क्या करना है, बस ज़्यादा सिंपल है, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। तो अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 62 इक्वल्स टू 3/5x माइनस 3 2 ज़ा कितना हो रहा है 6 प्लस 1/5x प्लस 2 प्लस 1/5x प्लस 4। अब मेरा काम क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोला सारे नंबर एक साइड और सारे वेरिएबल्स एक साइड करना है। तो 62 इज इक्वल टू, ये वेरिएबल है हाँ 3/5 1/5x और 1/5x। अगर मैं ये सबको ऐड करूंगा आंसर कितना आएगा अपने को 5/5x। कैसे 5 5 5 डिनोमिनेटर तो सेम है, एक बार लिखा आपने, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दोगे 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5/5x 6 और ये कितना है +2 और +4 कितना हो जाएगा 6 + 6 - 6 आंसर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे आंसर 62 इक्वल टू x आ रहा है, क्योंकि ये तो कट गया ना आपका 1, तो x का वैल्यू डायरेक्टली आपको कितना आ रहा है 62। मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा पास मार्क है, पास मार्क इस कितना है मेरा 62 मार्क्स। ओके, तो आपके सामने है ये नया क्वेश्चन। ये मैंने जैसे आपको बताया था मैं एज ग्रुप वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, कुछ एप्टीट्यूड वगैरह जो अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी दूंगा आपको साथ साथ। ये क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है, 5 years ago the age of a person was 3 years more than 4 times the age of his। आधे लोग का तो सर चकरा आ गया होगा। तो मैं इसको एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स में सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप बांट लीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पहले आप फुल स्टॉप देखिए, सबसे पहला फुल स्टॉप यहाँ पे है, मतलब जो आपका पहला इक्वेशन बनेगा ये फर्स्ट सेंटेंस से बनने वाला है। पहला इक्वेशन आपको ऐसे बनाना है, जैसे समझिए मैं पहला इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू लिख देता हूँ, मतलब मेरा पहला इक्वेशन होगा। ओके, अब करना क्या है, आपको इस चीज के अंदर वर्डिंग्स पे जरा ध्यान दीजिए। आप लोग कभी भी एज वाले प्रॉब्लम आएंगे, अगर अगो बोला है तो हमेशा करना है माइनस, और हेंस बोलेगा तो कभी भी आपको क्या करना है ऐड। ये दो चीज़ों पे आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले चीज़ इसमें क्या लिखा है, दो लोगों की एज अपने को पता करनी है। 5 years इसका पता करना है, एक तो उसकी डॉटर है, मतलब एक तो उसका पर्सन है और नेक्स्ट उसका क्या है सन है यहाँ पे, मतलब दो लोगों का एज आपको यहाँ पे पता करना है। 3 years hence the age of the person will be 6 years less than the thrice of the age of the son. After how many years from now will the combined age be 80? सबसे पहले अब आपको उसके ट्रिक्स में बता देता हूँ। अपने को दो एज पहले पता करनी है। सबसे पहले लेट द एज ऑफ पर्सन बी x years। मुझे पता है क्या एज ऑफ द पर्सन, नहीं तो मैंने क्या लेट कर दिया x। सिमिलरली लेट द एज ऑफ हिज सन, सन का ईयर्स कितना कर लिया मैंने y years। अब मैंने दोनों का अज्यूम कर लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया पहला मैं इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ, इक्वल टू 5 years होगा, समझ लो 5 years होगा। जैसे आज मेरी एज है 24, तो 5 years मतलब मेरे को माइनस से जाना पड़ेगा पीछे। समझ लीजिए अगर कोई मेरा बेटा है तो अगर मैं 5 years पीछे जा रहा हूँ तो उसकी एज में से मुझे भी 5 years माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 years अगो, जब मैं क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देना है, अगो बोला, अगो मतलब मैंने आपको बताया क्या करना है माइनस। तो उस टाइम पे पर्सन की एज कितनी होगी x - 5, और जो उसके सन का जो प्रेजेंट हो जाएगा y, उसको भी आपको 5 years पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा y - 5। यहाँ तक समझ में आया, मतलब आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा राइट। वॉज, अब वॉज क्या देखते हैं, वॉज 3 years more, 3 years more, जैसे मतलब 3 years more, मोर मतलब क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। मोर देन 4 times द एज ऑफ हिज सन, ये उसके सन की एज है, उनका क्या करना है 4 times द एज ऑफ द सन, मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसको जरा हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा x - 5 = 3 + 4y, 4 into y is 4y, 4 5 is 20। तो ये 4y इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा x - 4y, राइट। मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर्स मेरे एक साइड। ये 5 यहाँ पे क्या है प्लस माइनस में, वहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 + 3 8 माइनस 20 विल बी -12, क्योंकि बड़ा साइन क्या है 20, उसका साइन है माइनस, इसलिए माइनस। ये है मैंने क्या किया, पहला इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। 3 years है, मैंने आपको बताया 3 years है, मतलब आज समझो मेरी एज 24 मैंने लिया, 3 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी 24 + 3। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। आज की मेरी एज है x,
तो 3 ईयर हैंस, 3 ईयर, ये मैंने ऐसा कंडीशन लिया 4-5 ईयर अगो, ये वाला कंडीशन है मेरा 3 ईयर हैंस। तो 3 ईयर हैंस मतलब क्या, x प्लस मेरे एज के आगे जुड़ जाएगा, सिमिलरली जो उसके डॉटर है उसके भी तो एज में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जो उसका सन है, तो x प्लस 3, राइट। यहाँ पे हो गया अपना पहला 3 ईयर हैंस द एज ऑफ द पर्सन विल बोला मतलब इक्वल टू विल बी 6 ईयर लेस देन थ्राइस द एज ऑफ द सन। थ्राइस मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी थ्राइस होगा या टाइम्स होगा आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई। लेस बोला है, लेस कितने साल से छोटा होगा, बाय 6 ईयर्स, राइट। तो ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9 माइनस 6, राइट। अब मुझे क्या करना है, सारे वेरिएबल्स एक साइड, इधर प्लस में इधर आएगा तो -3y, राइट। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3, तो -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा आंसर 0, राइट। इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आप ये दोनों की मदद से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इसका मतलब आपका सेकेंड इक्वेशन है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इससे, तो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12 और x माइनस 3y इक्वल टू 0, राइट। तो मैं माइनस कर दूंगा, जब माइनस में करता हूँ तो जो भी वेरिएबल के साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इसका साइन माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, इसका साइन प्लस, इसका क्या हो जाएगा माइनस, तो सब साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसल्ड। अब माइनस और यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का आंसर आप लोग क्या है ना माइनस, लेकिन ग्रेटर साइन क्या है 4 की, तो क्या आएगा -y। यहाँ पे -12 -0 आंसर तो आएगा -12, तो क्या है y कैंसिल, माइनस कैंसिल हो जाए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने को 12, बराबर है। अब ये मुझे 12 मिला है, मुझे ये 12 की वैल्यू समझ लीजिए किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा, वो आपके ऊपर है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। लेकिन अगर देखा जाए तो इक्वेशन 2 में वैल्यू थोड़ा ईजी है, तो मैं क्या करूँगा, पुटिंग y is equal to 12 in equation number 1, सॉरी मैं पुट कर रहा था इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 3y, राइट। ये माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। अब जैसे मैंने बोला कि y की वैल्यू 12 है तो 3 × 12 तो कितना आएगा आंसर, बोलिए 36 ईयर्स। तो क्या मैंने उस पर्सन की और उसके सन की एज मैंने निकाल ली है, डन। लेकिन मुझे पूछा क्या है, मैंने यहाँ तक का इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। तो अब इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल देयर एज कंबाइंड एज भी 80 ईयर्स, कितने साल बाद। अब समझ लीजिए कि कुछ मुझे पता लगाना कितने साल बाद उनका कंबाइंड एज 80 होगा, तो लेट्स से बोलता हूँ x, आई डोंट नो द ईयर, राइट, कि कितना मुझे ऐड करना, तो मैं लूँगा x प्लस a, मतलब 36 प्लस a बराबर है इतने साल बाद। तो इतने साल बाद उनका सन भी तो उतने साल आगे बढ़ेगा, तो दैट मीन्स 12 प्लस a, एंड दोनों का कंबाइन एज कितना होना चाहिए, एज ऑफ द दैट पर्सन एंड एज ऑफ हिज सन, दोनों को कंबाइन एज कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो 36 प्लस a प्लस 12 प्लस a इक्वल टू 80, सारे वेरिएबल एक साइड कर लो, a प्लस a कितना हो जाएगा 2 है, 36 प्लस 12 कितना हो गया 48, वहाँ पे माइनस कर दो तो 20 माइनस 48, राइट। तो अब जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे कितना कर लोगे आप बेसिकली 7 में से 4 गया तो आंसर आएगा 3, राइट। तो 2 इक्वल टू, तो a यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 16। तो आफ्टर 16 ईयर्स दोनों का एज कंबाइन कितना हो जाएगा 80 ईयर्स कंबाइन में आ जाएगा, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये रहा आपके पास एक अगला क्वेश्चन, एक दूसरे अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टाइप होंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्क्स में अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपका आंसर राइट है तो पॉजिटिव मार्किंग। तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन आपके सामने है। अ टेस्ट हैज 125 क्वेश्चंस, अ कैंडिडेट गेट्स 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर्स and loses 2 marks for wrong answer, loses 1 mark for each unanswered question. A student scored 405 in total. On analyzing his performance, he concluded that he had not attempted 35 questions. How many questions did he answer wrongly?
तो यहाँ पे और हमारे ऑप्शंस हैं A 30, B 20, C 25 और D है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सबसे पहले जब कभी भी आप कोई भी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, आंसर कभी भी कैन नॉट डिटरमाइंड, बहुत कम चांसेस उसे आने के, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है तो सिर्फ कैन नॉट डिटरमाइंड के लिए तो आंसर बनाया नहीं होगा, मतलब हम बहुत श्योर हैं कि ये आंसर्स तो नहीं आएगा, तो आंसर हैज़ टू बी लाइक एनी वन आउट ऑफ दिस 3, राइट। सो अब देखते हैं हम इसको फ्रेम कैसे करेंगे। लेट्स से मुझे नहीं पता चल रहा है कितना क्वेश्चन सही होगा, कितना क्वेश्चन गलत होगा और कितना क्वेश्चन मेरा अनआंसर्ड है, लेकिन मुझे ये पता टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे एग्जाम में मुझे x। तो मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं जो मेरे करेक्ट आंसर्स नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स या नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, लाइक ये जो टोटल क्वेश्चंस होंगे इसी में से मैंने कुछ सही दिया होगा, कुछ गलत दिया होगा या कुछ अनअटेम्प्ट किया होगा। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस को मैंने लेट कर लिया x, नंबर ऑफ लेट्स से रॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने गलत किए होंगे वो हो गया y, कुछ आंसर जो मैंने दिए ही नहीं हैं, मतलब ये क्या हो गया अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो अनआंसर्ड क्वेश्चन कितने गए मेरे पास z। अब हमको सिर्फ इसमें ये फायदा हमें पता है कि 35 ऐसे क्वेश्चन से जो क्या थे अनआंसर्ड गए हैं, मतलब अगर जब मैं ऐड करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सम अप होंगे 175, जिसमें से मुझे तो ये पता है ना पहले से कि 35 तो मैंने दिए ही नहीं है ना, तो बचे कितने सही और गलत मिला के मैंने टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो कितने होंगे ऑलमोस्ट 140। कैसे किया मैंने 35 यहाँ पे प्लस में, वहाँ गया तो माइनस। तो ये हमारा पहला है, हमने ये कैसे इसको सॉल्व किया नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके। अब नेक्स्ट हमको बोला है अगर मैं सही आंसर दूंगा तो मुझे 4 मार्क मिलेंगे, गलत आंसर्स के मेरे 2 मार्क्स कट जाएंगे और जो मैंने आंसर नहीं दिया है उसका एक क्वेश्चन का मुझे 1 मार्क्स मुझे गंवाना पड़ेगा, लेकिन जो टोटल स्कोरिंग हुई है मेरी वो कितनी है 405। अच्छा ज़रा आप अपना एक मतलब एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, 405 मुझे कब मिला होगा, जितने मैंने अटेम्प्ट किए होंगे, फिर जितने मैंने रॉन्ग किए होंगे और जितने मैंने नहीं आंसर किए होंगे, वो सारे को क्लब करके मुझे कितना मिला है 405। सबसे पहला नंबर ऑफ, जैसे आइए तो आपको पता चल गया x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, अगर मैं एक क्वेश्चन राइट करता हूँ मुझे कितना देगा 4 मार्क्स मिलेगा, अगर मैं रॉन्ग करूँगा, अगर मैं आंसर अपना रॉन्ग करूँ तो मेरा मार्क्स कटेगा मतलब क्या होगा माइनस होगा, कितना मार्क्स कटेगा 2 मार्क्स कटेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना मार्क्स कट रहा है मेरा 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के पीछे। अब लेट से मैंने 10 छोड़ेंगे तो जो जितना भी आएगा तो y इंटू 2 किया। अब मुझे इतना तो पता है ना मैंने 35 आंसर नहीं किया, मतलब मेरे कितने मार्क्स कटने वाले हैं मैं श्योर हूँ 35 मार्क्स तो कटने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का 35 ऐसे 35 क्वेश्चन किए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और टोटल मार्क्स में कितना स्कोर कर पाऊंगा 405। तो कहीं ना कहीं क्या इक्वेशन बनेगा 4x माइनस 2y 30। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमें ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमें मिला है पहला इक्वेशन, मिला है हमें सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले बात, जब आप एप्टी में होते हैं सबसे ज़्यादा कीमत होती है टाइम की। बहुत सारे लोग क्या करेंगे साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे फिर y का वैल्यू निकालेंगे, जबकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। सबसे पहले देखिए डायरेक्टली पूछा क्या है आपको रॉन्ग आंसर कितने, तो रॉन्ग को आपने ऑलरेडी क्या अज्यूम किया था y, मतलब मुझे सिर्फ डायरेक्टली अगर मैं y का वैल्यू निकाल दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, मतलब मुझे x का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब मेरे 1 से या 2 मिनट बच जाएंगे जो मुझे शायद हायर रैंक दिला दे। तो सबसे पहले कैसे करना है, मुझे अगर यहाँ पे x को एलिमिनेट करना है मतलब दोनों x को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 नहीं है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, मतलब ये पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, 4 0 4 4 16 कैरी 1, आंसर आपका आएगा 560। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, मतलब इसी का मॉडिफाइड है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सिर्फ इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिख दूंगा -2y = 440, राइट। अब
देखिए ये इक्वेशन क्या, दोनों का अगर कभी भी दो वैल्यू सेम है और सिंबल हमेशा दोनों सेम रहेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट, तभी जाके कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस प्लस तो कैंसिल होगा नहीं एलिमिनेट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लगाऊंगा तो बाकी सबकी भी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन याद रखना नीचे वालों के, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, तो इसका साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब +4 और +2 कितना हो जाएगा आपका 6y, और यहाँ पे जब आप क्या करना, माइनस करना है ना, तो 0 में से 0 गया 0, 6 4 से 4 गया तो 2, 5 में से 4 का आंसर आएगा 120। यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको मिनिमम 20। तो क्या y आपके ऑप्शन में है, क्या y इक्वल टू 20 यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 20। अब इसमें टिप्स क्या है, सबसे पहली चीज़ अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं, फिर हम y का वैल्यू निकालते हैं। मतलब ये जो हमारा स्टेप है ये क्या हो गया हमारा टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम कंज्यूम ना हो, हमें ज़रा क्वेश्चन को देखते रहना है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कॉन्ट पे बनाते रहूं। नेक्स्ट वीडियो में शायद रेशियो प्रोपोर्शन पे बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।